सिलसिला तकारीर को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं अपने साथी को इज़हार ख्याल की दावत देने लगा हूँ। आप अक्सर टेलीविज़न की स्क्रीन पर इन्हें देखते हैं मुख्तलिफ शख्सियात के इंटरव्यूज़ करते हुए, और अखबारात के सफ़ात पर आप इनके कॉलम, इनके तज्ज़िये और इनकी तहरीरें पढ़ते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इनकी शख्सियत का सबसे नुमायाँ हवाला इस्लाम और पाकिस्तान से मोहब्बत है। इंतहाई संजीदा फितरत इंसान, हमारे बहुत प्यारे दोस्त, पाकिस्तान के मारूफ दानश्वर, सहाफ़ी, कॉलम नवीस, तज्ज़िया निगार और एंकर पर्सन, और जियो टीवी के प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ से बहुत आलमी सतह पर शोहरत हासिल करने वाले जनाब सुहेल वड़ैच साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैंने इनकी किताब में हामिद मीर साहब की किताब के लिए जो लिखा था वो आपको पेश करता हूँ। हामिद मीर अवामी थर्मामीटर। हामिद मीर इस वक्त बिलाशुबा पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मकबूल एंकर पर्सन हैं। उनकी मकबूलियत का राज ना तो मुसज्जा मुकफ़ा गुफ्तगू है, ना शायराना लहजा और ना गंजलक फ़लसफ़ियाना फ़िक्र, बल्कि वो सीधी सादी साफ बातें करते हैं। ड्राइंग रूम में बैठे अफराद की तरह फ़लसफ़ा बघारने की बजाय थड़ों पर बैठे आम लोगों की सी बात करते हैं। हामिद मीर में आखिर वो क्या चीज़ है जिसने गर्दन तोड़ मुकाबले के दौर में उसको मुसलसल रेलेवेंट रखा हुआ है। मेरी राय में हामिद मीर के अंदर कुदरती तौर पर एक अवामी थर्मामीटर नस्ब है। सालों की अनथक मेहनत से ये थर्मामीटर इतना हसास हो चुका है कि वो फ़ौरन ही उन्हें अवामी जज्बात, ख्वाहिशात और दुख दर्द का टेम्परेचर बता देता है। यही वजह है कि उधर वाक़या रूनुमा होता है और दूसरे ही लम्हे हामिद मीर को अवामी रद्द अमल का पता चल जाता है। टेम्परेचर जानने का हुनर वो फ़न है जिसकी वजह से वो आवाम की अक्सरियत के तर्जुमान बन चुके हैं। हामिद मीर से मेरा ज़ाती ताल्लुक़ दो दहाइयों तक फैला हुआ है। माहो साल की उलट पुलट में कई नशेबो फराज आए, फिर भी वक्त के साथ ये ताल्लुक़ गहरा होता गया। हकीकत तो ये है कि हमारे तल्लुकात में उनके भाई और मेरे दोस्त आमिर मीर ने हमेशा पुल का किरदार अदा किया। सहाफ़ती महफिल हो या दाफ़त शिराज, सालों के तवील सफ़र के बावजूद अब भी हमारी महफिल खूब जमती है। 24 साला ज़ाती शनासाई किसी को जानने के लिए काफ़ी होती है। लोग चाहे हामिद मीर को किसी बड़े फार्म हाउस का मालिक करार दें या उन्हें अमीर तरीन सहाफ़ी करार दे डालें, मुझे ये हकीकत मालूम है कि हामिद मीर को नोटों की सरसराहट और सिक्कों की चमक खीरा नहीं करती। उससे तो अपनी तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा भी करना हो तो शर्मो हया आड़े आ जाती है। दौलत की हवस के हवाले से वो बिलाशुबा दरवेशी के दर्जे पर फायज है। हामिद मीर का कलम कमान हो या उनका प्रोग्राम कैपिटल टॉक, जो मसला या मामला वो उठाते हैं वही उस दिन का असल इशू होता है। हामिद मीर ने बहुत कम उम्री में ही सख्त मेहनत, बेपनाह तजस्सुस और आगे बढ़ने की आरजू में ये राज पा लिया कि सती सहाफ़त से असली सहाफ़त तक का सफ़र तय करना ज़रूरी है। अगर उन इनसाइड स्टोरी का इल्म ना हो तो सियासत को समझना मुश्किल है। जिस ज़माने में सहाफ़त आज़ाद हुई उसी दौर में हामिद मीर इस शोबे में वारिद हुए। इसलिए बआसानी ये दावा किया जा सकता है कि पाकिस्तान की आज़ाद सहाफ़त और हामिद मीर ने लड़कपन से जवानी का सफ़र इकट्ठे तय किया है। इसीलिए हामिद मीर में आज़ादी का जुनून, तजस्सुस का जज्बा और अवामी इबलाग का हुनर बदरजा उत्तम मौजूद है। कई लोग हामिद मीर को टीवी प्रोग्राम में उनके शरारती जुमलों के हवाले से पहचानते हैं। उन्हें ये जानकर हैरत होगी कि आम जिंदगी में हामिद मीर ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा है। लाहौर में पलने बढ़ने के बावजूद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शायद ही किसी को जुगत लगाई हो। हाँ, जब वो टीवी पर बैठते हैं तो शरारती मुस्कुराहट और काटदार जुमले उन पर वारद होते हैं। मुझे आज तक इस तज़ाद की समझ नहीं आई, लेकिन
लेकिन शायद इसकी वजह उनके अंदर कहीं छुपी हुई तंज़ो मिज़ाह की हिस्स है जो सिर्फ प्रोग्राम के दौरान ही जागती है। मकबूल तरीन एंकर होने के हवाले से उनकी जिम्मेदारियां सबसे बढ़कर हैं। पाकिस्तानी सहाफ़त का चेहरा होने की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अपने सियासी नुक्ता नज़र में या फिर दहशतगर्दी, खारजा पॉलिसी और दूसरे हसास मौज़ूआत पर उन्हें जज्बात और अक़ल का तवाज़ुन हमेशा कायम रखने की ज़रूरत है। अगर इन जैसे एंकर्स ने अपना बैलेंस खो दिया तो मुआशरा अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाएगा। अपने दरीना ताल्लुक़ और दोस्ताना खलूस की बिना पर मेरी दुआ है कि खुदा ताला इन्हें मज़ीद तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, कातिल कौन और गद्दार कौन जैसी महकतुल आरा किताबों के मुसन्निफ़ जनाब सुहेल वड़ैत साहब आपसे मुखातिब थे। अब मैं ये समझता हूँ कि जनाब औरिया मकबूल जान साहब बहुत बड़े मनसबों पर फैज़ रहे, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट रहे, लेकिन इस्लाम और पाकिस्तान के साथ उनकी जुड़त हमेशा कायम रही। मैं बड़ी ही मोहब्बत के साथ दावत खिताब दे रहा हूँ वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के नामवर दानिशवर जनाब औरिया मकबूल जान को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब हामिद मीर साहब, मौजूद ख़वातीन हज़रात, हामिद मीर साहब के दो पहलू ऐसे हैं जो इस किताब में नहीं हैं, जिनका अमीन मैं हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर आपने किसी शख्स को देखना हो तो आप उसको सफ़र में देखो, और मेरे साथ हामिद मीर के सफ़र की वो सादत वाबस्ता है कि जो हरम पाक और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के रसाई तक है। यूँ तो हामिद मीर को मैंने बचपन में हॉस्टल नंबर 8 में खेलते हुए देखा है। ये 1976 का ज़माना है जब उनके वालिद हमारे हॉस्टल के वार्डन होते थे। हामिद मीर के वालिद ने एक खासी मुर्गियाँ पाली होती थीं, उनमें से हम एक मुर्गा चोरी करके ज़िबा करके खा भी चुके थे, जिसका हमने इतराफ़, और उनके वालिद को बिल्कुल इल्म नहीं था, लेकिन सहाफ़ती दयानतदारी इस हद तक थी कि उनके वालिद एक दफ़ा वहाँ चल रहे थे इंस्पेक्शन का दौरान, तो हामिद मीर ने कहा था इन्होंने हमारा मुर्गा खाया है। तो ये उस 7-8 साल के बच्चे में उस वक्त पे ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जो है ये उस ज़माने का खासा है, ये कोई नई बात नहीं। हामिद मीर साहब को मैं बलूचिस्तान में बैठ के और उस हवाले से मोहब्बत करता रहा हूँ। हामिद मीर के बारे में एक बड़ी कमाल की बात जो मैं लिखना भी चाहता हूँ, और इस पर बहुत तफसील से जब मैं किताब पढ़ा था तो मैं समझता था कि एक चीज़ तृष्णा रह गई है। बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी होते हैं कि जो चैनल और आज़ादी सहाफ़त इन सारों के अंदर एडजस्ट इस तरह हो जाते हैं कि उनका अपना मकाम और मर्तबा भी कायम रहता है, और उनके अंदर का तमाम बोझ भी बाहर आ जाता है, और चैनल को भी किसी तौर पर ज़द नहीं पहुँचती, और सहाफ़ती पॉलिसी को भी ज़द नहीं पहुँचती। मेरा ये पुख्ता यकीन और ईमान है कि हामिद मीर उन चंद सहाफ़ियों में से हैं जिनका अभी तक पाकिस्तान क्या दुनिया भर में कोई चैनल बोझ उठाने को तैयार नहीं हो सकता, उसका असल सच अगर सामने आ जाए। नामुमकिनात में से है। बहुत सारे ऐसे सच हैं कि जो हामिद मीर के साथ, पता नहीं जब मुझे बायोग्राफी लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे तो वो सामने आएंगे। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि मैं इनके सवाल के अंदर भी, इनके कॉलम के अंदर भी, इनकी बाकी चीज़ों के अंदर भी, जब भी इनको मैं पढ़ता हूँ मैं देखता हूँ कि हामिद मीर कहीं ना कहीं ये समझता है कि उसके सच से कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा नुकसान ख़ास चैनल को हो जाएगा या इंसानों को हो जाएगा या लोगों को हो जाएगा। वो सच नहीं बोल पाता जितना उसको बोलना चाहिए, और ये बहुत बड़ा अलमिया है एक बहुत सच्चे सहाफ़ी का
کہ جس طرح کا حامد میر ہوتا ہے، اور شاید پاکستان میں بہت کم ایسے صحافی ہیں جتنے حامد میر ہیں۔ حامد میر صاحب کو ایک طویل عرصے سے، اگرچہ کہ یہ روپ ان کا اب بہت کھل کے سامنے آیا ہے کہ جس کو ہم وہ ایک سیکولر فاشسٹ کے خلاف ایک نبرداشتباز انسان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں ان کے اندر ایک سیکولر تو نہیں، لیکن ایک ایسا آدمی کو جو ہمارے معاشرے کا مرنجا مرنج قسم کا آدمی ہوتا ہے، جس کی زندگی ایک روٹین میں گزرتی ہے، میں اس طرح دیکھتا تھا۔ میں ان کے اسامہ بن لادن اور القاعدہ کے ساتھ جو انٹرویوز ہیں اور باقی جو ہیں، ان کو بھی میں ایک صحافتی ذمہ داری کے طور پر اور ایک صحافتی جسے کہتے ہیں ایڈونچر کے طور پہ دیکھتا تھا۔ لیکن جس چیز نے مجھے حامد میر کا گرویدہ کیا ہے وہ اس 15 دن کا سفر ہے کہ جو حرم کی وادیوں میں سے ان کے ساتھ گزرا ہے۔ میں اکثر دیکھتا تھا کہ جو اشتیاق، جو محبت اور جو لگن حامد میر کے اندر ہے، اس میں مجھے صوفیہ کا ایک قول بڑا یاد آ جاتا تھا۔ صوفیہ اکثر جب کوئی بندہ عبادات میں، ریاضت میں آگے بڑھنے لگتا ہے اور علم حاصل کرنے لگتا ہے تو اس کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو مقام ناسوت بہت اچھا ہے، اس لیے کہ مقام ناسوت جو ہے وہ منزل ہے تڑپ کی، لگن کی اور عشق کی۔ حصول کی منزل جو ہے وہ انسان کو خاموش کر دیتی ہے۔ پورا راستہ، پورا علاقہ، حامد میر کے اندر جو تڑپ اور سرسک اور لگن اور عشق میں نے دیکھا ہے، یہ میرے پاس امانت تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ میرا اللہ مجھے کس وقت موقع دے کہ میں اس کا یہ روپ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ وہ لگن اس کو کسی نہ کسی دروازے پہ ضرور لے کے جائے گی، وہ لگن اس کو کسی نہ کسی مقام پر، وہ مقام جو کہ آپ لوگوں کی شاید نظروں میں شاید نہ ہو، لیکن کچھ ایسے لوگوں کی نظروں میں، خصوصاً ان لوگوں کی نظروں میں جن کی رسائی سید الانبیاء کے دربار تک ہے، وہاں تک ضرور لے کے جائے گی۔ یہ لگن، یہ عشق، یہ محبت بڑے کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ نہ تلواروں سے، جہاد سے نصیب ہوتا ہے، نہ نعت کی محفلوں سے نصیب ہوتا ہے، نہ سید الانبیاء کے ساتھ عشق کے دعووں سے نصیب ہوتا ہے۔ یہ صرف اس برتن میں آتا ہے جس برتن کا دل صاف ہوتا ہے، جس کے اندر میل نہیں ہوتی۔ حامد میر کے دل کو کسی بہت نیک آدمی نے، جس طرح پیالے کے اندر آپ دودھ ڈالتے ہیں نا، تو اس دودھ ڈالنے سے پہلے آپ کو پھونک مار کے مٹی اڑا دیتے ہیں، لگتا مجھے یہ تھا اس وقت کہ اس کے دل کو پھونک مار کے مٹی ڈال کے کسی نے صاف کیا ہے، اور پھر اس کے اندر یہ عشق کا عشق کا یہ جو دودھ ہے، یہ عشق کا یہ سرمایہ ہے، اس میں ڈالا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے، اور ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ حامد میر ایک عرصے کے بعد اس وادی صحافت کی پرخار صورتحال کو چھوڑ کے کسی اور منزل کا راہی بن جائے گا۔ شکریہ۔